हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान का पहला अध्याय। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। हमने देखे थे 5 प्रकार होते हैं और उसमें से हमने 4 कंप्लीट किया था। पहला था अपना संयोजन, फिर था वियोजन, फिर विस्थापन, फिर द्विविस्थापन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे आखिरी जो बचा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उपचयन एवं चलिए देखते हैं। और फिर हम चर्चा करेंगे कि ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया भी मैं आपको बताया था कि कुछ होता है, जो मैं बोला था लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देखिए, हमने पिछले क्लास में संयोजन, वियोजन या उपघटन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये चारों हमने कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे उपचयन एवं अपचयन के बारे में। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पर सबसे पहले ये पांचवा उपचयन एवं अपचयन पढ़ने से पहले हम ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा है, सिंपल है। तो आइए सबसे पहले उस पे देखते हैं क्या। ये देखिए, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। ये देख, चलिए, ऊष्मशोषी एवं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसको हम लोग एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ऊष्मशोषी क्या होता है? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं? ऊर्जा या ऊष्मा, ठीक है, ऊर्जा यहाँ यहाँ कहने का मतलब है ऊष्मा। ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, उसे हम ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पानी में जब हम ग्लूकोज मिलाते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, पानी में जब हम ग्लूकोज मिलाते हैं तो क्या होता है, ग्लास जो है, आप अगर आप मेटल का ग्लास में, स्टील के ग्लास में मिला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ठंडा हो जाता है थोड़ा ग्लास। तो उसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज मिलाते हैं तो वो ऊष्मा को मतलब अपने अंदर सोचता है, ठीक है, अवशोषित करता है। ठीक है, मतलब ऊष्मा को आसपास के सराउंडिंग से, आसपास उसका सराउंडिंग क्या है, पानी है, ग्लूकोज को हमने पानी में डाला, तो वो अवशोषित करता है ऊष्मा को, और इस वजह से ग्लास जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल ऊष्मशोषी अभिक्रिया की। ठीक है, तो ये जो, फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, ठीक इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा, जो उत्पन्न करता है, ऊष्मा जो उत्पन्न करता है, तो वही लिखा हुआ है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इन, जैसे, हाँ, वो एग्जांपल जिसमें हम बाल्टी में जब हम सर्फ डालते हैं, ठीक है, तो सर्फ डालते हैं, थोड़ा गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, उस समय सर्फ जब हम डालते हैं तो एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि ऊर्जा जो है, समझ पा रहे हैं, ऊर्जा जो है, ऊष्मा जो है, वो उत्पन्न होता है, वो बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से पानी हल्का गर्म हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। बहुत सिंपल था। तो देखिए, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी जो होता है ना, ये आपका रासायनिक भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। ठीक है, तो भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मक्षेपी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको पिछले क्लासेस में हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कुछ एग्जांपल्स, उसी को एक बार देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, ये जो है, अगर जाएं ऊपर 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 ऊपर, हाँ, ये देखिए, ये जो रिएक्शन था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, तो ये क्या हो गया, ऊष्मक्षेपी। ठीक है, ऊष्मक्षेपी, जिसमें
ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक अंग्रेजी में हम बोलते हैं इसे। ठीक है, अब किसी किसी में ऊष्मा लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं, ऊष्मा इसमें लिया जा रहा है, इसे भी बोल सकते हैं ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा प्रदान हम कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो ऊष्मा शोषी ये भी हो गया। ठीक है, ये सब ऊष्मा शोषी हो गया। तो इसमें कोई ज्यादा बहुत सिंपल सा बात है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊष्मक्षेपी, जिसमें ऊर्जा लिया जाता है वो हो गया ऊष्मा शोषी, अवशोषित करता है ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने जो पांचवें प्रकार का जो था रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मक्षेपी और ऊष्म शोषित दोनों हो सकता है, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, तो जहां पे भी ऊर्जा दिया जा रहा है, ऊर्जा ऊष्मा वो ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिपीट करिए, ऊष्मा, ऊर्जा जो ले रहा है वो ऊष्मक्षेपी, और ऊर्जा नहीं, ऊर्जा जो उत्पन्न कर रहा है, जो छोड़ रहा है बाहर, वो हो गया ऊष्मक्षेपी, और ऊर्जा जो ले रहा है वो अवशोषित कर रहा है, वो हो गया ऊष्मा शोषी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। देखिए ये एक एग्जांपल है जिसमें कॉपर का चूर्ण हमने लिया। ठीक है, उसे जब हम गर्म करते हैं, तापमान देते हैं, तो क्या होता है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ठीक है, अब एक और चीज देखिए, वही जो कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड को लिए जो बन गया, उसके थ्रू हाइड्रोजन गैस आपने पास कराया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब उसके ऊपर पास कराएंगे, ठीक है, गर्म तापमान में होते हुए हाइड्रोजन गैस जब पास कराएंगे तो वो वापस से कॉपर बन जाता है। तो अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में जब मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज बताई थी, अभिक्रियाशीलता, तो कॉपर आता था हाइड्रोजन के नीचे, याद अगर आपको हो, अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन इधर आता था, कॉपर उसके नीचे आता था। तो ये देखिए, ये एक तरह से क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया भी हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन जो है कॉपर को धक्का मार के निकाल देता है और खुद ऑक्सीजन के साथ बैठ जाता है। ठीक है, तो एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो देखिए आप ये मत सोचिएगा कि कोई अगर उपचयन एवं अपचयन है तो वो विस्थापन नहीं हो सकता। ठीक है, विस्थापन भी हो सकता है वो अभिक्रिया। ठीक है, दूसरे प्रकार के भी हो सकते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक उपचयन अपचयन है। ठीक है, पर ये हो क्या रहा है, ये आपका संयोजित संयोजन अभिक्रिया भी है ना, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो पदार्थ मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये संयोजित हो गया, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया, पर ये दोनों ही उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया है। तब से मैं उपचयन अपचयन बोले जा रहा हूं, पर उपचयन अपचयन होता क्या है, चलिए आइए देखते हैं। उपचयन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, बहुत सिंपल है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई या हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन कमा या हटा, ऑक्सीजन जुड़ा या बढ़ा, तो हम क्या कहेंगे, उसका उपचयन हुआ है। ठीक है, उसका उपचयन हुआ है। जैसे कि यहां देखिए Cu+O2, तो कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में ध्यान दीजिएगा, कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या होता है, उपचयन, है ना। क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि, और हाइड्रोजन, अब दूसरे अभिक्रिया में देखिए, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है क्या कहीं पे, नहीं ना, नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आके ऑक्सीजन से जुड़ गया,
ठीक है। तो ये जो हो गया उपचयन अभिक्रिया होगी। तो अपचयन क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। ये देखिए, ऑक्सीजन का वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि क्या थी, उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास, अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो क्या होगा, अपचयन, रिडक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक इसका उल्टा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि थी और हाइड्रोजन का ह्रास था, यहाँ पे उल्टा हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको आपको अब सोच रहे होंगे, अभी तो समझ में आ जा रहा है, बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, कौन सा उपचयन है, कौन सा अपचयन है। तो माइंड पूरा क्लियर रखिए, बस एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, बस एक चीज, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, बस यही याद रखना है। ठीक है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी चीजें खुद ब खुद निकल के आ जाएगी। ऑक्सीजन मतलब सॉरी, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा। ठीक है, अब उपचयन का आपका दोनों पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप एक चीज याद रखे हैं ऑक्सीजन की वृद्धि, तो दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। फिर अपचयन क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि। बस शब्दों का हेर फेर कर दीजिए, है ना, समझ में आया। तो बस आपको एक ये याद रखना है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब एक और बात बताता हूं, उपचयन तथा अपचयन, जहां उपचयन हो रहा है वहां अपचयन होगा। अब बोलिए कैसे, ये भैया कैसे हो गया, तो आइए बताता हूं। सबसे पहले ये एग्जांपल पे गौर करिए। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कॉपर ऑक्साइड क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। तो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, कॉपर का अपचयन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ मतलब कॉपर का अपचयन हुआ, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो क्या हुआ, उपचयन हुआ हाइड्रोजन का। समझ रहे हैं। ये देखिए, इसे तो नहीं दिखेगा शायद, इससे देखिए, हाँ ये देखिए, ये जो है ना, कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बन रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया, अपचयन। इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हुआ, उपचयन। ठीक है, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा देख लीजिए। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। समझ में आया। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित। ठीक है, यहाँ पे एक अभिकारक अपचयित हो रहा है, दूसरा अभिकारक क्या हो रहा है, उपचयित। ठीक है, तो क्या हुआ, होता है, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स मतलब समझ रहे, रेडॉक्स एक इंग्लिश टर्म है। ठीक है, रेडॉक्स, रेड ऑक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, तो क्या हो गया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक क्या हुआ, कार्बन उपचयित होकर कार्बन ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। ठीक है, तो ये जो अभिकारक है, ये क्या हुआ, अपचयित, इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये क्या हो गया, उपचयित। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी ये MnO2 में देख लीजिए, MnO2 से क्या बन गया, MnCl2, तो क्या हो गया,
इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। ठीक है, देखो MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। कौन किस में अपचयित हुआ है? MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। ठीक है। और हाँ, और क्या हुआ? HCl जो है ये किस में हुआ? HCl Cl2 में उपचयित हुआ। कैसे उपचयित हुआ? उपचयित तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। तो HCl से क्या उड़ा? HCl से जब क्लोरीन बना तो क्लोरीन से क्या हट गया? हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। तो क्लोरीन क्या हुआ? उपचयित। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास क्या होता है? उपचयित। तो हाइड्रोजन का ह्रास किसमें हो रहा है? HCl से हाइड्रोजन खत्म हो जा रहा है तो क्या हो गया? Cl2, है ना? क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गया तो क्लोरीन हाइड्रोजन का ह्रास हुआ तो क्या हो गया? ये उपचयित। और MnO2 में से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हुआ? MnCl2। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयित हो गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? बस एक ही चीज याद रखना है, ऑक्सीजन का वृद्धि मतलब उपचयित। ठीक है, ऊपर, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऊपर। ठीक है, उपचयित ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, फिर बाकी सब तो आप निकाल लेंगे, मैं बता दिया कैसे निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था कि थोड़े और डेप्थ में बताया जाए इसे। यहां तक आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 10th लेवल तक इतना काफी है। ठीक है, मैं सोच रहा था एक और चीज बताने के लिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब उपचय। देखिए लिखा तो नहीं, हाँ, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो इसे याद रखने का एक और तरीका है। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कैसे समझा जाए? ठीक है, तो अभी बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी रहने देता हूँ, आप इतना ही देखिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं तो आपके लिए हो जाएगा। अब एक और चीज मैं बताना भूल गया। देखिए, अब मैंने बोला कि जहां उपचयन हो रहा है वहां अपचयन हो रहा होगा कोई ना कोई। अब आप पूछोगे भैया यहाँ कहाँ से अब उपचयन हो रहा है? ठीक है, उपचयन तो हमें दिख रहा है, अपचयन कहाँ हो रहा है? तो देखिए, यहाँ कॉपर जो है उपचयित हुआ CuO में। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? कॉपर उपचयित हुआ CuO में, कॉपर ऑक्साइड में, पर ऑक्सीजन क्या हुआ? अपचयित हुआ। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे अपचयन किसका हुआ? ऑक्सीजन का हुआ। अब आप बोलोगे भैया अब आप कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आप सही में कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, कि ऑक्सीजन के कैसे? आपने बताया अपचयन तो दो टाइप, अपचयन में दो ही चीज हो सकता है, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे, ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई नहीं है और ना ही हाइड्रोजन का, मतलब ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन का ह्रास भी नहीं हुआ है और ना ही हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है ना? तो कैसे अपचयन हो सकता है? तो इसको समझने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। एक्चुअल जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, यही होता है। ठीक है, ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जस्ट याद रख लीजिए, कॉपर जो है CuO में, कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और जो बचा क्या? ऑक्सीजन, उसका एक उपचयित हो रहा है तो दूसरा अपचयित होगा ही। ठीक है, तो अपचयित ऑक्सीजन CuO में अपचयित हुआ। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपको समझ में आया।
सामने होते तो पूछ लिया जाता। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। O2 था, दो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन था, ठीक है। अब ऑक्सीजन हट गया एक, उसके साथ कुछ और आ गया, है ना। तो इस तरह से भी आप देख के समझ सकते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन O2 था ना पहले, अब CuO हो गया, एक ऑक्सीजन हट के Cu आ गया इसके साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ ऑक्सीजन से। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अभी के लिए समझने के लिए, पर एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉन के माप से, वैलेंसी से हम देखते हैं। आपने जो संयोजकता, जो अगर आपका क्लियर होगा, ठीक है, संयोजकता निकालते हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग, जैसे कॉपर का भी संयोजकता निकालते हैं, ऑक्सीजन की भी संयोजकता निकालते हैं, ठीक है। तो मैं बता नहीं रहा हूं, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बोलिएगा तो, सामने रहते तो मैं पूछता आपसे कि देखता आप, फिर बता सकता था, पर अभी रहने दीजिए। अब देखते हैं आगे। आगे हमारा क्या आता है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, ठीक है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो आइए देखते हैं क्या है। तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है वो देखते हैं। सबसे पहला आता है कोरोजन, ठीक है, संक्षारण, ठीक है। संक्षारण का एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, लोहे पे जंग लग जाना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताइए, देखिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपकी किताब से ही उठाया हूं, तो आप जाके किताब को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक सिंक हो जाएगा, मतलब अच्छा सिंक बन जाएगा, एक तरह से दिमाग में बैठ जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बार किताब अपनी जाकर जरूर पढ़िएगा। तो लोहे पे जंग लग जाना, क्या, देखिए, हाँ, क्या आप जानते हैं, क्या आप चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है, क्या होता है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ठीक है। देखिए चांदी तुरंत नहीं होगा, जैसे लोहे पे जंग कुछ दिनों में लग जाता है ना, चांदी पे, चांदी का जो रंग बदलेगा बहुत धीमे धीमे, कई वर्ष लग जाएंगे आपको, ठीक है, कई वर्ष। शायद आप अपने जीवन काल में, शायद हम अपने जीवन काल में देख भी ना पाए, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये देखिए चांदी का ये है, फिर धीरे 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 कैसा हो जाता है, ये काला रंग चढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब तांबे, तांबे मतलब कॉपर के ऊपर हरी परत, कॉपर कैसा दिखता है, ऐसा हो जाता है। ये देखिए स्टैच्यू ऑफ, ये क्या है, लिबर्टी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो ये देखिए, ये पहले कॉपर का बना हुआ था, ठीक है, कॉपर का बना हुआ था। तो अब देखिए अब कैसा दिखता है, हरा रंग हो गया ना। तो ये क्या हो गया, संक्षारण हुआ, ठीक है, कोरोजन हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ उपचयन के द्वारा ही, उपचयन अभिक्रियाओं के द्वारा ही ये संक्षारित हो, किसी और तरीके से भी संक्षारण हो सकता है, ठीक है। तो आइए संक्षारण का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। उसका नेचुरल जो कलर है, नेचुरल, जैसे इसका सिल्वर था, वो खराब होता है थोड़ा, लोहे में जंग लग जाना, लोहा खराब हो गया है ना। तो ये जो भी होता है, ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऑक्साइड बन रहा है, सिल्वर का एक ऑक्साइड बन रहा है, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O, है ना। Ag का +1 वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन का 2- होता है, ठीक है। कॉपर क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर का +2, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। तो अब एक और देखिए,
संक्षारण से कितना नुकसान होता है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। ठीक है, लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, क्योंकि देखिए सिल्वर यानी चांदी को संक्षारित होने में समय लगता है कि नहीं, समय लगता है। पर लोहा थोड़ा जल्दी हो जाता है संक्षारित, है ना, इन नॉर्मल कंडीशंस। तो विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। ठीक है, क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। ठीक है, अध्याय 3 में देखिए, आपके बुक से ही ये पैराग्राफ उठाया हूं हर चीज। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। हाँ, ये आप जानते होंगे क्या है। इसका मेरे को अच्छा फोटो नहीं मिला। ठीक है, अच्छा फोटो मिलता तो मैं बताता आपको। तो ये है अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, वर्ल्ड का अभी सबसे टॉल स्टैच्यू है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इसकी हाइट है लगभग 182 मीटर्स। ठीक है, ये कहां पर है, गुजरात, किस सिटी में, गुजरात में, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है वो लोहे से बना हुआ है, वो तो स्टील से। ठीक है, स्टील किससे बनता है, लोहे से बनता है, मेजर कंपोनेंट लोहा होता है। पर जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बना है ब्रॉन्ज से। ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज कांस्य से जो होता है ना, स्वर्ण पदक, चांदी का पदक और कांस्य पदक। ठीक है, तो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। ऐसा एग्जैक्टली नहीं दिखता है, थोड़ा अच्छा क्लियर फोटो नहीं है, पर ठीक है, समझने के लिए काफी है। जैसे अपना अंदर जो ढांचा बना हुआ है, हड्डी बना हुआ है, वो किससे बना है, कैल्शियम से, दूसरे दूसरे चीजों से बना हुआ है। कैल्शियम हो गया, अलग अलग मिनरल्स हो गया, उससे बना हुआ है। और अपना बाहर का परत कैसे बना है, स्किन से बना हुआ है कि नहीं, स्किन। तो वैसे ही बाहर का जो है वो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आफ्टर 30 साल, अब ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज में एक कंपोनेंट जो होता है, कॉपर एक मेजर कंपोनेंट होता है। कॉपर का एक अलॉय है। अलॉय मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। स्टील भी क्या है, अलॉय है, एक मिश्र धातु है। जनरली होता क्या है, कोई भी चीज खराब होती है ना, खराब होने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, दो तीन धातुओं को मिलाकर, ठीक है, अब सिर्फ लोहे को छोड़ देंगे तो तुरंत खराब हो जाएगा। पर लोहे में कुछ कुछ और मिलाकर, कार्बन हो, ये हो, दूसरा कुछ कुछ मिलाकर हम एक मिश्र धातु बनाते हैं जो थोड़ा लंबा टिके। जैसे स्टेनलेस स्टील जो घर में आप यूज कर, स्टील भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, तो हम जो स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं वो देखिए, उसमें जंग लगता है क्या, नहीं ना। तो उसे मिश्र धातु बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज भी एक मिश्र धातु है, जिसमें मेजर कंपोनेंट किसका है, कॉपर का। तो देखिए, कॉपर का मेजर कंपोनेंट, तो कॉपर किस में होता है, संक्षारित होता है तो किस में बदलता है, हरे रंग में, है ना। यहाँ पे देखिए, कॉपर के ऊपर हरी परत चढ़ना, तांबे, तांबे जिसमें तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। तो ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है जिसमें कॉपर मेजर है। तो देखिए, हरा रंग हुआ, हरा रंग हुआ, फिर अल्टीमेटली 100 साल बाद इस तरह का कुछ दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, बस। तो समझ में आया संक्षारण क्या हुआ। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फाइनल ये है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में रैंसिडिटी भी कहते हैं। ये क्या है, ये तो हम सीधे पॉइंट से समझते हैं, इसमें ज्यादा वो है नहीं। वसायुक्त, वसायुक्त अथवा तेलीय, मतलब वसायुक्त मतलब फैट्स। ठीक है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है। तो फैट्स जो होता है ना, फैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फैट्स अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है, बताइए। आप तेल में अपना खाना बनाते हैं, कैसा हो जाता है उसका गंध, या लंबे समय तक छोड़ दीजिए, खराब हो जाएगा ना। तो क्या होता है, वो खराब क्यों होता है, क्योंकि
उसका उपचयन हो गया। समझ रहे हैं? उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, है ना? खाना कैसे बदबू मारने लगता है ना? अब आप बोलोगे भैया हमारा शरीर तो क्या करूं, तेल है हमारे शरीर में, वसा भी है, फिर हमारा शरीर स्मेल क्यों नहीं करता? तो हम जीवित हैं, ठीक है? हमेशा सेल्स जो है रिप्लेस हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है? और फिर नए सेल्स बन रहे हैं बॉडी में। आप किसी मरे हुए लाश के पास जाइए, कितना बदबू मारता है ना? तो वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। समझ रहे हो ना? एटमोस्फियर से ऑक्सीजन लेके वो रिएक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से गंध मारता है। समझ रहे हो ना? बैक्टीरियाज भी उसके ऊपर एक्ट करने लगते हैं। बैक्टीरिया से एक और चीज याद आया जो मैं बताऊंगा एंड में, पहले ये देख लेते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, ठीक है? तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक, आपने प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स आपने सुना होगा। किसी भी कुछ पदार्थ आप लेते होंगे जिसमें लिखा रहता होगा एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है? तो अब फेस पे भी जो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि संतरे या विटामिन मतलब साइट्रस फ्रूट खाने से, जैसे नींबू हो गया, ये सब हो गया, उसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ठीक है? तो वो सब खाने से थोड़ा ग्लो रहता है स्किन में। समझ रहे हैं ना? जो उसके जो लगाते होंगे, जो हम लोग फेस वॉश वगैरह जो मिलता है उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, ठीक है? तो क्या है, ये सब फैट्स है, इसमें ग्लो थोड़ा रहने के लिए थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स डाला जाता है, मतलब उस हमारे चेहरे मतलब वो फेस वॉश में, ठीक है? तो एंटीऑक्सीडेंट्स, तो उसी तरह हम लोग अलग अलग पदार्थ में भी, ताकि वो खराब ना हो, उसमें हम क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है? वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी मतलब जहां पे वायु का रोध हो, मतलब वायु ना आए, ठीक है? तो एयर टाइट कंटेनर। हम लोग जैसे घर में, जैसे आप लोग कुछ बनाते होंगे, तेल वेल में छान कर कुछ भी बनाते होंगे, ठीक है? नमकीन कुछ कुछ भी बनाते होंगे, तो वो आप एक वायु रोधी मतलब एक डब्बे में अच्छे से टाइट करके बंद करके रखते हैं, ठीक है? ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। जैसे मिक्सचर भी हो गया, मिक्सचर भी को भी आप खुले रख देंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, पर आप पैकेट में बंद करके रखेंगे तो टाइम लगेगा, है ना? एक और सबसे लास्ट वाला एग्जांपल जो है, क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ऑक्सीजन ही हटा देंगे तो उपचयन कहां से होगा? अब चिप्स जो हम खाते हैं उसको बाहर पैकेट खोल के ऐसे ही रख देने से देखिए तुरंत खराब हो जाएगा, तुरंत मतलब एक दो दिन में खराब हो जाएगा, पर कई महीनों तक पैकेट में कैसे अच्छा रहता है? उस अब आप देखते होंगे उसमें तो बोलेंगे हवा भी रहता है, तो जी नहीं, हवा रहता है पर वो ऑक्सीजन उसमें नहीं रहता। उसको हम लोग किससे भर देते हैं, नाइट्रोजन से भर देते हैं, ठीक है? ताकि उपचयन उसका ना हो। उपचयन नहीं होगा तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना? समझ रहे हैं ना? तो हाँ, लास्ट में मैंने बोला था एक बैक्टीरिया से कुछ याद आया। तो आजकल देखिए हम लोग क्या करते हैं, पानी वानी पीने के लिए हम प्लास्टिक के बॉटल्स यूज करते हैं, ठीक है? पहले के जमाने में पीतल के बर्तन में भी कॉपर होता है, ठीक है? काफी कॉपर होता है, तो हम पीतल का बर्तन यूज करते थे, तो उसमें कॉपर काफी होता था। और कॉपर का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, 99% से ज्यादा बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है? तो पानी तो ऐसे ही बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना? तो देखिए कितना सही था, आजकल हम लोग प्लास्टिक का बॉटल यूज कर रहे हैं, ठीक है? पहले पीतल का बर्तन में खाते थे, पीतल का बर्तन यूज करते थे काफी, अब तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पर देखिए क्या फायदा होता था उससे, मैं बता दे रहा हूँ।
तो पीतल के ग्लास में पानी पीना काफी अच्छा चीज है, मतलब जो भी बर्तन कॉपर से बना हुआ हो, ठीक है। तो पीतल काफी सही था, पीतल का बर्तन, उसमें हम लोग पानी डाल के पीते थे, या रात भर पानी रख दीजिए, सुबह उठ के उसी जग से पानी पीजिए, समझ रहे हैं ना जी। उसमें क्या होता है ना, काफी जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। और खाली पेट में साफ पानी जाएगा सुबह सुबह, तो काफी बेटर रहता है हेल्थ के लिए भी, है ना। तो काफी कुछ हमने सीख लिया आज, तो चैप्टर समाप्त है। हम्म, हाँ, चैप्टर समाप्त है, और कुछ बताने को है? हाँ, एक बैलेंसिंग मैंने आपको दिया था, चलिए देखिए उसके उसके आप बना लिए होंगे, होप करता हूँ। ऐसा करूंगा मैं, एक और वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी, ठीक है। बाय।